अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। तो देखें, सबसे पहले तो वर्क, अब देखें वर्क सिंपली काम को बोलते हैं, लेकिन ये वो काम नहीं जो हम एवरीडे लाइफ में कह लो करते हैं। आप स्कूल में सारा दिन बैठ के करेंगे या ऑफिस में एक बंदा बैठ के करेगा, वो काम नहीं है ये। फिजिक्स में वर्क जो है ना किसी और चीज़ को कहेंगे, या वर्क तब कहेंगे जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे और बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट ले। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम वर्क का नाम देते हैं। यानी आप एक बॉडी को पुश करें और आप जो पुश कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी उसी की डायरेक्शन में मूव करे, तो आपकी जो अप्लाइड फोर्स उसकी मैग्नीट्यूड और बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो उसका मैग्नीट्यूड दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वर्क कहलाएगा। तो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। फ़र्ज़ करें सिंपली, अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो फ़र्ज़ करें एक बॉडी जिसका मास m है, उसके ऊपर यहाँ फोर्स एक्ट कर रही है F और वो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है S। तो सिंपली वर्क जो होगा वो तो F और S के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये तो वो केस है जिसमें सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल एग्जैक्टली, उनके दरमियान कोई किसी किस्म का एंगल नहीं है। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है और बॉडी की जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एग्जैक्टली एक डायरेक्शन में नहीं होती। जैसे यहाँ देखें, ये फोर्स एक्ट कर रही है और ये बॉडी यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले रही है इस डायरेक्शन में। तो अब देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा मौजूद है, यानी रस्सी बांध के आप खींच रहे हैं और वो अलॉन्ग द रोड मूव कर रही है वो ब्लॉक जो है। तो अब डेफिनेटली यहाँ फोर्स मूव तो करवा रही है उस बॉडी को, लेकिन क्या वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेंगे। और वर्क कितना हो रहा है, अगर हो रहा है तो वर्क तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ अब फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी है, आल्दो उनकी दरमियान थोड़ा सा एंगल है। तो उस एंगल के केस में हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। आप यहाँ से ये वाली लाइन आप रेफरेंस रखें, एफ के यहाँ से कंपोनेंट ड्रा करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाली जो चीज़ हो जाएगी ये एफ एक्स आ जाएगा और ये एफ वाई आ जाएगा। ये आपने चैप्टर नंबर 4 में भी कंपोनेंट्स ड्रा करना सीखे थे। तो आपने एफ को रिजॉल्व कर दिया, दो कंपोनेंट्स में ले गए, तो एफ एक्स जो था वो आपका एफ कॉस थीटा था और जो एफ वाई था वो आपका एफ साइन थीटा था, अगर आपको याद हो। अब देखें, दो कंपोनेंट बनने के बाद अगर आप गौर करें, जो एफ एक्स है वो अब एस की डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। इट मीन्स के एफ एक्स जो है वो वर्क कर रहा है, जबकि एफ वाई तो उसकी डायरेक्शन ही डिफरेंट है, तो वो तो वर्क नहीं कर रहा। डेफिनेटली फिर यहाँ पर अगर वर्क हो रहा है तो किसकी वजह से, एफ एक्स की वजह से हो रहा है। तो अब यहाँ अगर आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, जो वर्क कर रहा है, और साथ में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। फिर आप एफ एक्स की वैल्यू भी लगा दें, वो है एफ कॉस थीटा, और साथ में एस आ जाएगा। फिर आप सिंपली इसको लिख दें एफ एस और साथ कॉस थीटा। ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ पर ये मॉडिफाई हो गया, कॉस थीटा एंगल है। अब जो भी एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, उसका कॉस लें, फिर एफ एस से मल्टीप्लाई कर दें, उनकी मैग्नीट्यूड के साथ वर्क आ जाएगा। अब यहाँ कुछ स्पेशल केसेस हैं, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, आपकी बुक में तो नहीं है। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम वर्क कब होता है। मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, जैसे यहाँ था। यानी अगर यही फोर्स यहाँ ना होती, बिल्कुल यहाँ आ जाती, तो एंगल तो 0 डिग्री हो जाता ना, पैरेलल हो जाते। तो आप फिर एंगल क्या पुट करते हैं, cos 0 डिग्री, cos 0 जो है वो 1 देगा, तो मैक्सिमम आंसर वर्क एफ एस आ गया। फिर देखें मिनिमम वर्क कब होगा, मिनिमम वर्क मतलब जीरो वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो। फोर्स भी फिलहाल यहाँ पर एंगल थीटा, यहाँ चले जाए, देखें 90 एंगल बन गया। जब इस तरह का सिचुएशन होगी तो एफ एस और cos 90 जो है वो जीरो आंसर देता है, सारा आंसर जीरो हो जाएगा। फिर नेगेटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क जो है वो 180 पे होगा। मतलब जैसे आप एक बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर ले जाते जा रहे हैं, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं, या आप तो फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड, लेकिन जो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो वेट होगा उसका वो डाउनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ दे रहे हैं, वेट की वजह से अगर आप वेट एज ए फोर्स लेंगे तो उसकी वजह से जो वर्क होगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड है। तो यहाँ आ जाएगी चीज़ एफ एस और cos 180 जो है वो -1 देता है, तो यहाँ -1 आएगा, तो डेफिनेटली वो वर्क माइनस में चला जाएगा। ये तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 की डिग्री पे होंगे। तो ये तीनों बातें याद रखनी है आपने, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं आपसे, ये एक्सरसाइज में भी आपका एमसीक्यूज है, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी हैं इसके केसेस, तो ये याद रखने हैं। अब इसके अलावा वर्क के बारे में क्या याद रखना है, वर्क स्केलर क्वान्टिटी है, और अगर फोर्स ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, वर्क ज़्यादा होगा, यानी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है ना, दोनों की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो वर्क ज़्यादा होगा। तो सिंपली याद रखना है कि वर्क इज़ स्केलर क्वांटिटी,
वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और उसका SI यूनिट जो है वो जॉउल होता है। उसको डिफाइन करते हैं हम, द अमाउंट ऑफ वर्क is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मतलब 1 जॉल जो होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा, मतलब 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट ले उसी फोर्स की डायरेक्शन में, तो वर्क कितना हो जाएगा 1 जॉल होगा। ये छोटा यूनिट बड़े यूनिट में यूज़ किए जाते हैं, किलो जॉल, मेगा जॉल, किलो होता है 10⁻³ मेगा होता है 10⁻⁶। तो वो भी यूज़ किए जाते हैं। अब साथ ही देखें एनर्जी क्या होती है। देखें वर्क और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब वर्क का यूनिट जॉल है तो एनर्जी का यूनिट भी जॉल है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है वर्क की तरह। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है। मतलब हमने यहाँ पर देखे, हमने कहा एक बॉडी जो है वो मूव करवा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव कर रही है, तो हम वर्क कर रहे हैं। तो वर्क होगा कब, जब आपके पास एनर्जी होगी, मतलब आपने खाना खाया हो, आपके पास एबिलिटी हो कि आप वो मूव करवा सकें और वर्क कर सकें। तो काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप सिंपल वर्डिंग में कहते हैं। इसके अलावा जो वैसे डेफिनेशन लिखनी हो, ability of a body to do work is called energy, या फिर a body possesses energy if it is capable to do work। तो a body डेफिनेशन जो है ना वो कोशिश करें कि आप अपनी जो बुक के अंदर है ना वही लिखें जो हाईलाइट की गई होती हैं पिंक ब्लॉक के अंदर, क्योंकि जो आपके पेपर्स चेक करने वाले लोग हैं ना वो हैं थोड़े पुराने लोग कह लो होते हैं, वो फिर टोटली रिलाई करते हैं बुक के ऊपर। तो इसलिए उनको दूसरी चीज़ें जो है ना बेशक वो सही भी लिखी हो उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो नंबर पूरे नहीं देते। खास कर डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ केपेबल टू डू वर्क। एक बॉडी के पास एनर्जी होगी जब वो काम करने की सलाहियत रखती होगी। अब एनर्जी की बहुत सारी किस्में हैं और एनर्जी जो है वो एक इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइंस के अंदर, जो ऑलमोस्ट हर नेचुरल फिनोमिना को लिंक करती है, जोड़ती है। तो अब एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर है, जैसे मैंने बोला मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो याद रखना है उसकी 2 टाइप्स हैं, ये फिर कल पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के साथ। मैकेनिकल एनर्जी है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 2 फॉर्म किसकी हैं, मैकेनिकल एनर्जी की हैं फर्दर। तो हम इनको कल फिर ये काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो इसमें अगर कोई बात आपको ना समझ आई तो आप पूछ लीजिएगा, ये बहुत इजी है। तो ऐसे शॉर्ट भी आया हुआ वर्क, लॉन्ग में भी याद करना है। तो नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।